का जो निर्माण होता है, इस मैदान के निर्माण की प्रक्रिया को अगर आप देखते हैं तो पहले हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय के निर्माण के बाद जब हिमालय से नदियां निकलती है तो वह नदियां जब निकलती है तो हिमालय के जो गिरपद वाले जो क्षेत्र होती है, भाबर के बाद प्रदेश जो होता है वह तराई प्रदेश, और तराई प्रदेश के बाद जो जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं तो वह नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को इन क्षेत्रों में जब बिछा देता है तो इससे क्या होता है, मैदान बनता है। तो आपने देखा कि पहले यहाँ पर इन क्षेत्रों में हिमालय था और हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, एक नदी जो निकलती है वह सिंधु नदी, दूसरा जो निकलती है वह गंगा, और एक नदी जो मानसरोवर झील के पास ऐसे करके ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और इन नदियों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को जो इस मैदानी भाग में बिछा देता है, इस मैदानी भाग में जो बिछा देगा, यानी कि इस भाग में जो बिछा देगा तो क्या बनेगा, ये मैदान बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय है, ध्यान दीजिएगा, ये हिमालय है और ये मान लीजिए ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये फिर ये शिवालिका है कि नहीं। अब देखेंगे कि ये शिवालिका के जो नीचे वाला जो क्षेत्र होते हैं, ये हिमालय का जो ये क्षेत्र को कहा जाता है गिरपेद कहा जाता है, ये गिरपीठ क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसे ये शिवालिका है तो शिवालिका को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, तो शिवालिका के जो नीचे वाला क्षेत्र है तो यहाँ से जब कोई नदी निकलेगी तो ये नदी के साथ इनकी धारा तेज होगा, तो तेज होगा तो क्या करेगा, इन शिवालिका के जो चट्टान वाली भाग है उसको क्या करेगा, काटेगा, और काटने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर ये बिछा देगा। जब ये बिछा देगा तो निरंतर जब ये बिछाएगा तो कहीं पर ज्यादा ऊंचा, कहीं पर कम ऊंचा होगा, और इससे निकलने वाली नदियां क्या होगा, इसमें जाकर कहीं पर ये छुप जाएगा। तो जहां पर नदियां छुप जाती है उस प्रदेश को कहा जाता है भाबर प्रदेश। क्या कहा जाएगा, इसे भाबर प्रदेश कहा जाएगा। और जब नदियां भाबर प्रदेश के बाद वैसा क्षेत्र जहां पर नदियां निकल जाती है, और नदियां जब निकलती है तो इसकी यहाँ पर कोई दिशा नहीं होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो इसको कहते हैं कौन सा, तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश के बाद जो मैदानी भाग होता है उसको कहा जाता है जलोढ़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा जाएगा, जलोढ़ प्रदेश। अब इस जलोढ़ प्रदेश में दो प्रकार के प्रदेश होगा, एक प्रदेश होगा बांगर और एक प्रदेश होगा खादर होगा। एक प्रदेश होगा बांगर और एक होगा खादर। जहां पे पुरानी मिट्टी होगी वहां पर बांगर प्रदेश कहलाएगा, और जहां पर नई मिट्टी होगा वह खादर प्रदेश कहलाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है, इन भागों में हिमालय के जो नीचे वाले क्षेत्रों में इनके द्वारा लाए गए अवसाद को बिछा देने के बाद जिस मैदान को निर्माण हुआ है उसी मैदान को भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और जलोढ़ प्रदेश कहा जाता है कि नहीं। तो ये बात मैंने कल भी बताया था आपको, और यहां पर दिया है कि उत्तर भारत के मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। इस मैदान को पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर, है कि नहीं। ये सब मैंने कल बता दिया था आपको, और भाबर प्रदेश बता दिया था, तराई बता दिया था, और जलोढ़ भी बता दिया था, है कि नहीं, कल बता दिया था। इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद जब मैंने हिमालय बता दिया, मैदानी भाग आपको बता दिया, तो उसके बाद जो आता है वह कौन सा भाग आता है, कौन सा भाग आएगा, तो ये पठारी भाग आएगा। कौन सा भाग आएगा, तो पठारी भाग जो आएगा यहां से लेकर, ध्यान दीजिएगा, ये पठारी भाग यहां तक आएगा, यहां तक पठारी भाग, और ये पूरे दक्षिण भारत का हिस्सा आएगा। कौन सा हिस्सा आएगा, दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले देखेंगे पठारी हिस्सा में कौन सा पर्वत देखेंगे, पहाड़ी देखेंगे, आरावली की पहाड़ी देखेंगे। आरावली की पहाड़ी देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये आरावली पहाड़ी के बारे में मैंने बताया कि आरावली पहाड़ी जो होता है वह सबसे पुराना पहाड़ी है, यानी कि इसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, ये वृद्ध अवस्था में है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये इनके टूटता फूटता है, ये झड़ रहा है, यानी कि ये एक प्रकार के कहा जाए तो ये आरावली जो होगा ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवशिष्ट कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। अवशिष्ट का मतलब जो ऐसा पहाड़ या ऐसा चट्टान
जो टूट फूट के जो है इसकी ऊंचाई कम होते जा रहा है। इसकी ऊंचाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हिमालय की ऊंचाई कम हो रही है? हिमालय तो अभी भी जो है युवा अवस्था में है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अरावली पर्वत जो है ये युवा अवस्था में नहीं है, ये एकदम पौध अवस्था में आ चुका है। ये धीरे धीरे इनकी अवस्थाएं घट रहा है, ये अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। और अरावली पर्वत में मैंने बताया कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह कौन सा है? गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत का जो माउंट आबू है, माउंट आबू, उस माउंट आबू पर गुरु शिखर पर्वत पाया जाता है, जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है। ये मैंने बता दिया। अब ये अरावली पर्वत के बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, जो स्टूडेंट कल नहीं आए थे वो अपना पढ़ लीजिएगा, इसको डिटेल में कल बताया गया था, बहुत लंबा समय लिया था मैंने, उतना समय यहाँ पर नहीं लूंगा। इसके बाद आगे देखेंगे, अरावली के बाद है मालवा की पठार। और मालवा की पठार जो है कहां पर है? तो मालवा की जो पठार की बात करेंगे तो अरावली पर्वत के जो है ये पूरब और ये कौन सा है? दक्षिण, यानी कि ये पूरब और ये दक्षिण। और इसके बाद मध्य प्रदेश के पश्चिम साइड में दिशा में एक पठार पाया जाता है, उस पठार को कहा जाता है मालवा की पठार, है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बनाता हूं, ये यहाँ पर ये पर्वत जो है यहाँ पर मान लीजिए अरावली पर्वत है और यहाँ पर मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो ये वाला पठार जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पठार ये मालवा की पठार है। कौन सी है? मालवा की पठार है। तो इस दिशा में है, तो ये कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम? पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व कह सकते हैं मालवा पठार। किसे? अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्व। और मध्य प्रदेश के किधर है? एमपी के पश्चिम में है। तो ये मालवा पठार है। और ये मालवा पठार जो बना है वह ज्वालामुखी को फूटने से बना है। जब ज्वालामुखी जहां पे फूटता है तो फूटने के बाद उसके द्वारा जो मैग्मा निकलता है, वह मैग्मा जब पृथ्वी पर आता है तो वह ठंडा होकर जब जम जाता है तो वह लावा का रूप ले लेता है और ये लावा कहलाता है। और जब ये पूर्ण रूप से जम जाता है तो ये बैसाल्ट चट्टान कहलाता है। और इन चट्टानों के द्वारा, हवाओं के द्वारा, किसी नदी के द्वारा जब यहां से अपर्दन होके ये दूर दूर तक यहां से वह बिछा देता है, तो उसके द्वारा जो बनेगा वह कहा जाएगा, वह उसके द्वारा जो मिट्टी से जो बनेगा उसको कहा जाएगा कपासी मिट्टी कहा जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो पठार जो बना है, ये जो पठार बना है मालवा की पठार, ये ज्वालामुखी पर से बना है। और इस मालवा के पठार पर जो खास करके जो खेती होगा, क्योंकि काली मिट्टी, ज्वालामुखी के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होगा उसको काली मिट्टी कहा जाएगा। और काली मिट्टी पर किसका उत्पादन होगा? कपास का होगा। और मध्य प्रदेश के पश्चिम में सोयाबीन का होता है कि नहीं? तो ये भी मैंने बता दिया था आपको। मालवा की पठार पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टान का बना है। यह पठार त्रिभुजाकार है और इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। ढाल मतलब स्लोपिंग। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। इसके उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत। यानी कि ये मालवा पठार की बात करेंगे तो इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत और इसके दक्षिण में सतपुरा है। और दक्षिण में उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत है। अब आप बताएंगे कि आपको पूछेगा यहाँ पर कि यानी कि सतपुरा पर्वत और विंध्याचल पर्वत को अलग करने वाला कौन सा पठार है? मालवा की पठार है कि नहीं? तो ये मालवा की पठार जो है ये विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच स्थित है कि नहीं? यहां पर और विंध्याचल पर्वत दक्षिण में सतपुरा, पश्चिम में गुजरात की सीमा, पूर्व में बुंदेलखंड। ये सब मैंने टोटल बता दिया था, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट इंपोर्टेंट है कि कर्क रेखा, मालवा के पठार को, कर्क रेखा जो है मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटता है। आपको पता है कि कर्क रेखा जो गुजरता है वह कैसे गुजरता है? पश्चिम से बुझेगा कि नहीं? तो आप बताएंगे कि ये कर्क रेखा इस मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटा कि नहीं? उत्तर और दक्षिण बांटा कि नहीं? तो ये याद रखेंगे कि
कर्क रेखा मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटता है। अगला पॉइंट है विंध्याचल की पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में राज्य में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? विंध्याचल की पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टान से बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, इसको वीवीआई करेंगे। उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत होगा? विंध्याचल पर्वत जो होगा ये उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, मैकाल पठार। मैकाल पठार ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। पुरानी चट्टानों का ये कौन सा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे तो ये यहां पर दिया गया है कि मैकाल की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। और मैकाल की पठार कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। तो जैसे कि अगर ध्यान दीजिएगा ये मध्य प्रदेश है और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर लेते हैं। अगर यहाँ पर मैकाल की पठार है, कौन सा है? मैकाल की पठार है। और इस मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अमरकंटक है। कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक है कि नहीं? मैकाल पठार का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ऊंची चोटी का मतलब मान लीजिए कोई पर्वत ऐसे है पर्वत, और बीच में कोई भाग उठ गया और ये ऐसे हो गया, तो ये चोटी हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी प्रकार से ये अमरकंटक, ये मैकाल की पठार है और इस पठार का कोई एक भाग उठा हुआ है, इसे अमरकंटक कहते हैं। अब जो भाग ज्यादा उठ जाएगा तो वहां पर तापमान कम होगी, तो वहां से क्या होगा? बर्फ बनेगा और वहां से क्या निकलेगी? नदी निकलेगी। तो इस प्रकार से ये अमरकंटक, ये जो ऊंची चोटी है, इस अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलेगी? 3 नदी। एक नदी निकलेगी नर्मदा, एक सोन और एक महानदी, और तीनों का दिशा अलग अलग है। देखिए अद्भुत नजारा है यहाँ पर आपको है कि तीनों नदी का अमरकंटक से निकलता है और तीनों नदी का दिशा अलग है कि नहीं? तो यहाँ पर देखेंगे तो एक नदी है सोन नदी जो उत्तर की ओर जाती है, बातें इसकी जो ढाल है अमरकंटक का ऐसे है, फिर ऐसे है। तो यहां से जो नदी निकला तो ये उत्तर की ओर चला गया और ये सोन नदी निकलती है और ये जाके कहाँ पे, खास करके पटना के पास जो है, जहां पे आप सोनपुर जानते हैं, तो वहां पर गंगा में जाके मिल जाता है कि नहीं? फिर यहां से एक पश्चिम दिशा में जो नदी निकलती है उसका नाम है नर्मदा। कौन सा है? नर्मदा। और एक जो निकलती है वह पूरब की तरफ, ये कौन सा नदी है? महानदी, है कि नहीं? तो आप बताएंगे अमरकंटक से निकलने वाली ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। अमरकंटक से निकलने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर इधर होगा, बंगाल की खाड़ी इधर होगा, तो बंगाल के खाड़ी में कौन सी नदी गिरेगी? महानदी। अरब सागर में कौन सी गिरेगी? और ये कहां पर जाकर मिल जाएगा? गंगा नदी में जाकर सोन नदी मिलेगा कि नहीं? तो ये नर्मदा नदी कहां पे? अरब सागर में। और अरब सागर में जो भी नदी गिरती है तो इसकी जो ढलान होती है बिल्कुल तीखा होता है। तीखा होने के बाद ये डेल्टा नहीं बनाएगा, क्या करेगा? ये ज्वार नदमुख, जहां पर ये गिरेगा ये क्या, उस क्षेत्र को क्या कर देगा? गाढ़ा। जैसे देखिए यहाँ से पानी गिर रहा था, गाढ़ा कर दिया ना, यहाँ पर हटा दिया कि नहीं? तो इसी प्रकार से इसका क्या कर देगा? ये गाढ़ा कर देगा। तो इस प्रकार से ये नदी, नर्मदा नदी जो बनाती है, ये ज्वार नदमुख बनाएगा। क्या बनाएगा? ज्वार नदमुख, यानी इसी को कहते हैं एस्चुरी। लेकिन बंगाल के खाड़ी में जो भी नदी गिरेगी उसकी ढलान कैसा है? तो ये ऐसे है, यानी कि कम ढाल है। कम ढाल है तो क्या करेगा? अपने साथ धीरे धीरे सब अवसाद को ले जाकर क्या करेगा? बंगाल के खाड़ी के पास मुहाने पर जाकर वह धीरे धीरे क्या करेगा?
जमा करेगा और इसे क्या बनाएगा, डेल्टा। तो अब आप ही बताएंगे कि इस अमरकंटक पहाड़ी से, यानी मैकाल पठार के जो ऊंची चोटी अमरकंटक है, इस अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी। और ज्वार नदमुख का कौन निर्माण करती है, नर्मदा। और ये पश्चिम के तरफ बंगाल के खाड़ी में कौन गिरती है, नर्मदा। और अमरकंटक से निकलने वाली कौन सी नदी है जो खास करके गंगा में जाकर मिल जाती है कि नहीं। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए, है कि नहीं। तो यही बात यह है कि मैकाल पठार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकाल पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। ये पुरानी चट्टानों का बना ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी। यानी कि ये जो निकलेगा ना, ये पूर्व तरफ यानी कहा जाए तो ये ऐसे निकलता है, तो महानदी और ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है कि नहीं। इस प्रकार से महानदी छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार, ये छोटा नागपुर ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर एक पठार है। छोटा नागपुर क्या है, जिस प्रकार से आपने विंध्याचल की पठार देखा, आपने मैकाले की पठार देखा, मालवा की पठार देखा, उसी प्रकार से छोटा नागपुर का भी पठार है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का एक उदाहरण है। संप्रदाय यानी कि ये पठार ऐसा है ना कि एक मैदान की तरह समतल बना हुआ है कि नहीं। संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। और छोटा नागपुर पठार ही भारत का रूर है। रूर मतलब क्या होगा, जिसको कहा जाता है एटीट्यूड में आना, है कि नहीं। एटीट्यूड में कौन आएगा भाई, जिसके पास कुछ खास होगा तब तो एटीट्यूड में आएगा। अब बिना खासे का एटीट्यूड में आएगा तो लोग नहीं हंसेगा। ये क्यों एटीट्यूड में है जी भाई, इसमें खास क्या है। और जिसमें कुछ खास है उसके बाद एटीट्यूड आ गया तो बोलेगा कि अपने आप को बहुत हीरो समझता है, अपने आप को बहुत हीरोइन समझती है कि नहीं। तो एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड में आने का मतलब उसमें कुछ खास है। तो एक्चुअली जो है छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खनिज भंडार के दृष्टि से भरपूर है। तो इसमें खास हुआ कि नहीं, जिस पठार के अंदर में काफी खनिज संपदा हो, इस खनिज संपदा भविष्य में कभी भी निकाला जा सकता है। तो अपने आप में कहेंगे भाई हम तो है मूल्यवान है, हमारे पास वैल्यू है, हमारे पठार में वैल्यू है। तुम्हारे पास क्या है, सबके सब कोयला निकलता है मालवा के पठार से, हमारे पास भरपूर है। तो क्या है कि ध्यान देंगे कि यहां पर दिया है कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश खनिज भंडार के दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न है कि नहीं कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहां पर पॉइंट। अब देखेंगे सतपुरा की पहाड़ी। सतपुरा की पहाड़ी कहां पे है, मध्य प्रदेश राज्य में है और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। सतपुरा पहाड़ी कैसे बनेगा, जिस प्रकार से मालवा की पठार बना है, किससे बना है, मालवा की पठार जो बना है वह ज्वालामुखी से, उसी प्रकार से सतपुरा की पहाड़ी जो बना है मध्य प्रदेश, ये क्या किससे बना है, ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, याद रखिएगा, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो ये पॉइंट सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कहां पे है, सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और ये धूपगढ़ किस पर्वत पर है, महादेव पर्वत पर स्थित है। ये कई बार पूछा गया, ये 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखिएगा, उसके बाद याद होगा, एक ही बार में याद नहीं होगा। इसकी पूर्वी हिस्से को कौन से काटते हैं, इसकी पूर्वी हिस्से से कौन सी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। यानी कि अब देखिए 2 नदी ऐसे है, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदी जो है खास करके ये खंभात के खाड़ी में गिरती है और गिरने के बाद ये अरब सागर में गिर जाता है। और ये दोनों नदी जो है ज्वार नदमुख एस्चुरी निर्माण करता है। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से है तो ताप्ती का भी उद्गम अमरकंटक से होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि नर्मदा और ताप्ती का अक्सर क्वेश्चन जो पूछता है तो इनकी जो विशेषता है वह सेम है।
वह भी एस्चुरी निर्माण करेगा, नर्मदा भी, तो ताप्ती भी एस्चुरी को निर्माण करेगा। ये भी अरब सागर में गिरती है तो ये भी अरब सागर में गिरती है। तो लोगों को लगता है कि दोनों नदी एक ही पहाड़ी से निकला है, एक पहाड़ी से नहीं निकला है। नर्मदा कहाँ से? अमरकंटक से निकला है। जबकि सतपुरा कहाँ से निकले हैं? ये सतपुरा ताप्ती कहाँ से निकले हैं? तो ताप्ती जो है सतपुरा पहाड़ी के, इनके सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो महादेव पर्वत पर स्थित है, इसी के पूर्वी हिस्से से निकलती है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी भी ज्वार नदमुख बनाती है और ये भी अरब सागर में पश्चिम दिशा में गिरती है। ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये दक्कन की पठार भी जो है ज्वालामुखी से बना है। कौन कौन से पठार ज्वालामुखी से बना अभी तक आपने पढ़ा? मालवा की पठार, और कौन सा? सतपुरा की पर्वत, और एक कौन सा है? दक्कन का पठार। तीनों पठार जो है, यानी सतपुरा का पठार, मालवा की पठार और दक्कन की पठार, ये तीनों पठार जो है ज्वालामुखी से निर्मित है। इसका मतलब इस तीनों पठार पर जो मिट्टी पाया जाएगा वह मिट्टी कौन सा होगा? काली मिट्टी होगा। इस पर कौन सी मिट्टी होगा? काली मिट्टी होगा। नहीं बन रहा है क्या? बंद कर दीजिए।